दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सिविल मुकदमों में यानी जमीन के जो मुकदमे होते हैं उनमें काफी लंबा समय लग जाता है। कभी कभी तो 4 से 6 वर्ष का समय लग जाता है और कभी कभी तो इससे भी अधिक समय लग जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या है इसका कंप्लीट प्रोसीजर? आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न देते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सिविल सूट होता है, जो दीवानी मामले होते हैं, उनका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लंबा है। आज हम उसी प्रोसीजर को देखेंगे। इस प्रोसीजर को हमने 10 पार्ट में कन्वर्ट किया, या 10 स्टेप समझ लीजिए। हमने 10 स्टेप में इसको तैयार किया है। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1, वाद पत्र। वाद पत्र प्लांटिफ द्वारा ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी में तैयार कराया जाता है। इसके साथ एक एफिडेविट दिया जाता है जो इसका सपोर्ट करता है। साथ में ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे दस्तावेज भी दाखिल किए जा सकते हैं जो एविडेंस के रूप में आगे काम करते हैं। कोर्ट फीस भी वाद पत्र के अनुसार लगाई जाती है। कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंग आप सफिशिएंट कोर्ट फीस उसमें दाखिल करेंगे। अगर आवश्यकता हो तो स्टे एप्लीकेशन ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी में एफिडेविट के साथ आप दे सकते हैं। यदि लैंड का, डिस्प्यूटेड एरिया का आपको कमीशन कराना है, मौका मुआयना कराना है, निरीक्षण कराना है, तो आप कोर्ट अमीन की नियुक्ति के लिए एक एप्लीकेशन ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी में दे सकते हैं। इस प्रकार आप एक अपनी फाइल कंप्लीट करेंगे जिसमें वाद पत्र होगा एफिडेविट के साथ, 39 होगा एफिडेविट के साथ और 26 रूल 9 की एप्लीकेशन होगी। साथ में कंप्यूटर कॉपी, सेकंड कॉपी, डिफेंडेंट कॉपी, नोटिस, सम्मन इत्यादि भी आप फिल करेंगे। पता, फेरिस्त वगैरह सब लगा करके आप एक फाइल तैयार करेंगे और उसके पश्चात आएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है कि आपने फाइल तैयार की, उसके बाद आप फाइल को कोर्ट क्लर्क, जिसे मुंसरिम भी कहते हैं, उसके पास देंगे। अब कोर्ट क्लर्क इसमें 4 चीजें देखेगा। सबसे पहली कि जो फाइल आपने दी है, जिस एरिया की दी है, वो उसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है या नहीं। दूसरी कि वो टाइम लिमिट में है या नहीं है। तीसरी, इस वाद पत्र में जो कोर्ट फीस लगी है वो सफिशिएंट है या नहीं। चौथी, डिस्प्यूटेड एरिया से संबंधित कोई कैवियट पहले से दाखिल तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो कोर्ट क्लर्क यानी मुंसरिम अपनी रिपोर्ट लगा करके एक निश्चित समय में उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। इसके बाद आता है स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में जब मुंसरिम द्वारा फाइल को न्यायालय में पेश किया जाता है तो प्लांटिफ के काउंसिल अपना पक्ष रखते हैं। उस समय कोर्ट प्लांटिफ के पक्ष को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि बिना प्रतिवादी को सुने स्टे ऑर्डर पास किया जाना न्यायोचित है तो स्टे ऑर्डर पास कर सकती है। किंतु यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि बिना डिफेंडेंट को सुने स्टे ऑर्डर पास किया जाना न्यायोचित नहीं है तो कोर्ट उसमें केवल नोटिस सम्मन ही करेगी, स्टे ऑर्डर नहीं देगी। इसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में जब प्रतिवादी को सम्मन प्राप्त हो जाता है तो वो अपना रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन, जिसे हम जवाब दावा भी कहते हैं, ऑर्डर 8 रूल 1 2 सीपीसी में वो न्यायालय में पेश करता है, देता है और उसकी एक कॉपी प्लांटिफ को प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में ये है कि जब डिफेंडेंट अपना लिखित कथन, जिसे हम जवाब दावा कहते हैं, दे देता है
तो प्लांटिफ यदि चाहे तो वो उसका प्रत्युत्तर यानी जवाबुल जवाब दे सकता है, किंतु यदि प्लांटिफ जवाबुल जवाब नहीं देता है तो न्यायालय ऑर्डर 14 रूल 1 सीपीसी में इशूज फ्रेम कर देता है। अब आता है अगला स्टेप। अगले स्टेप में जब इशूज फ्रेम हो जाते हैं तो फाइल एविडेंस स्टेज पर आ जाती है। एविडेंस स्टेज में सबसे पहले जो एविडेंस होता है वो प्लांटिफ का होता है, यानी कि वादी के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। तो प्लांटिफ जो अपना एविडेंस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले प्लांटिफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड के होता है और डिफेंडेंट काउंसिल द्वारा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके पश्चात अन्य गवाहों को प्रस्तुत किया जाता है और डिफेंडेंट काउंसिल द्वारा उनसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया गुजर जाती है। जब प्लांटिफ का एविडेंस क्लोज हो जाता है तो उसके पश्चात डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी के एविडेंस स्टार्ट होते हैं और सबसे पहले प्रतिवादी नंबर 1 फिर 2 या जो भी हैं उनके सबके धीरे धीरे क्रम से स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं और प्लांटिफ के जो काउंसिल हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद आता है अगला स्टेप। इस दौरान कई प्रकार की एप्लीकेशंस वादी व प्रतिवादी दोनों तरफ से दी जाती है, यानी दोनों पक्षों से कई प्रकार की एप्लीकेशंस दी जाती हैं, जैसे संशोधन की एप्लीकेशन हो गई या एडिशनल इश्यूज बनने हैं उसकी एप्लीकेशन हो गई, या किसी पक्षकार की डेथ हो गई तो उसके उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर लाने के लिए, या कोई साक्ष्य प्रपत्र दाखिल करने के लिए। इस प्रकार से कई एप्लीकेशन प्लांटिफ और डिफेंडेंट दोनों की तरफ से दी जाती हैं और इनका डिस्पोजल भी होता जाता है। तो इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है इन सबके पश्चात आर्गूमेंट का। तो आर्गूमेंट यानी बहस प्लांटिफ काउंसिल और डिफेंडेंट काउंसिल के मध्य होती है। ये ऑर्डर 18 सीपीसी के तहत की जाती है। इसमें रिटन आर्गूमेंट भी दाखिल की जा सकती है, फाइल की जा सकती है, दोनों तरफ से सर्टेशंस वगैरह दी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो एविडेंस क्लोज होने के बाद का स्टेप है वो है आर्गूमेंट का। तो आर्गूमेंट हो जाने के पश्चात जो अगला स्टेप आता है वो होता है ऑर्डर का। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात ऑर्डर 20 सीपीसी में जजमेंट पास करता है और उसके पश्चात ऑर्डर 20 में ही डिक्री फ्रेम होती है। तो इस प्रकार सिविल सूट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जो पक्ष हारता है उसे 90 दिन का समय दिया जाता है अपील करने के लिए और वो अपील में चला जाता है। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।